Hey guys, welcome back to our YouTube channel Learn Science. हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे एंड पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हमारा बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर यानी कि आपकी एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 3 है, जिसमें हम लोग आज न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ईआर अगर हमारा हो जाए एंड गोल्जी बॉडी को हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके, जो बच्चे न्यू हैं मैं उनको बतला देती हूँ कि अभी हमारा क्लास 9 का एनसीईआरटी साइंस का बैच चल रहा है, जिसमें हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को कवर करने वाले हैं। अभी हमारा 1 अगस्त से ये बैच स्टार्ट हुआ था एंड 15 फेब 2023 को ये बैच कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी न्यू ही बैच है एंड अभी 2 ही लेक्चर्स आपके डिलीवर हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सम इश्यूज़। आपके जल्द ही आपका ये ट्रैक पर आ जाएगा एंड अल्टरनेटिव डेज पर मैं जो आपको लेक्चर्स डिलीवर करूँगी। अभी थोड़े से इश्यूज़ हैं, इसकी वजह से मुझे जो है इसमें लेक्चर को डिलीवर करने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। एनीवे, तो हम लोगों ने 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया एंड उसके साथ साथ हम लोगों ने जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। नाउ आज हम लोग जो है न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे एंड ईआर एंड गोल्जी बॉडी के बारे में। अगर हमारा हो गया तो हम इसको कवर करने वाले। ये हमारा लेक्चर प्लान है, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाती हुई आई हूँ कि ये आपको बतला देता है कि आपके जो है कितने लेक्चर्स इस चैप्टर में होने वाले हैं और आपको भी अंदाज़ा होता रहता है कि अभी हम लोग कितना कवर कर चुके हैं। तो फिलहाल अभी हम लोगों ने जो है, आपको पता हो तो इंट्रोडक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं, साथ साथ हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन भी कंप्लीट हो चुका है। नाउ आज न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज हम लोग आज का अपना गोल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। थोड़ा सा पिछला रिवाइज कर लें, बिल्कुल रिवाइज भी कर लेना चाहिए ताकि आप लोगों के भी आपको भी रिदम मेंटेन करने में आसानी हो। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में यानी कि चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने थोड़ा सा सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि पहली चैप्टर के नाम से ही पता चलता है हमें कि ये चैप्टर कौन सा चैप्टर है, किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम इस चैप्टर में। तो भाई जो हमारी लाइफ की, किसी भी लाइफ की जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो क्या होती है? एक छोटी सी सेल होती है, उसके बारे में हमने पढ़ा। तो हमने पढ़ा कि भाई 1665 में, कब? 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने जो है बार्क ऑफ अ ट्री में उनको कुछ सेल लाइक स्ट्रक्चर उनको दिखे थे। उनको जो है हेक्सागोनल कुछ हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखे थे, जिनको उन्होंने जो है सेल का नाम दिया। और सेल उन्होंने कहाँ से नाम रखा? तो इस सेल जो है ये एक लैटिन वर्ड है जिसके मीनिंग आते हैं अ लिटिल रूम यानी कि छोटे से रूम। ना उसके बाद जो है हमारी जो माइक्रोस्कोप है, क्योंकि उस वक्त का टाइम 1665, सोचिए आप कितना पहले का टाइम था। तो उस टाइम जो है उन माइक्रोस्कोप इतना हमारा इम्प्रूव नहीं था। तो उन्होंने जो ये सेल वाला स्ट्रक्चर देखा था, इन्होंने अपना खुद का ही उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ माइक्रोस्कोप था, तो उन्होंने उसमें देखा था। फिर उसके बाद हमारा आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास माइक्रोस्कोप जो है हमारे वो आपके इम्प्रूव करते गए। आपका वहाँ से जो है नॉर्मल माइक्रोस्कोप से आपके कंपाउंड माइक्रोस्कोप आए, है ना। फिर उसके बाद अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैं। तो बहुत इस तरीके से इस माइक्रोस्कोप आते रहे और उसके बाद जो है डिस्कवरीज बढ़ती गई। सेल के बाद जो है फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी हुई, फिर उसके बाद न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, फिर साइटोप्लाज्म की डिस्कवरी हुई। तो अगर आज भी अगर आपको थोड़ा सा सेल को देखना है तो थोड़ा सा नहीं, मतलब आपको अगर सेल को देखना है तो आप अनियन का जो एक पील होता है, आप अनियन को अगर छीलेंगे तो अनियन के अंदर आपको अनियन के जो लेयर्स होती हैं उनके अंदर भी आपको एक ट्रांसपेरेंट लेयर दिखेगी, एक मेम्ब्रेन दिखेगी। उस मेम्ब्रेन को अगर आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप में रखेंगे तो वहाँ पे आपको क्लियरली सेल के स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। तो ये एक्टिविटी हमने कर ली थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने सेल के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ लिया था कि भाई सेल के स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं। फिर हमने सेल की डिफरेंट शेप्स एंड साइज़ को देखा था कि भाई एक ह्यूमन बॉडी के अंदर ही कि सेल की डिफरेंट शेप्स मिलती हैं, लेकिन सेल की चाहे डिफरेंट शेप्स हो, साइज़ हो, कुछ भी हो, लेकिन सेल की जो फंडामेंटल यूनिट, बेसिक जो यूनिट होती है वो एकदम बिल्कुल सभी सेल में एक ही होती है। वो क्या होती है? बेसिक यूनिट होती है आपकी एक सेल के अंदर एक सेल होगी, मतलब सेल के अंदर आपको क्या क्या चीज़ मिलेगी जो बेसिक यूनिट है, जो हर सेल के अंदर, चाहे वो सेल की शेप कैसी भी हो। क्योंकि आपको पता है ना कि सेल हमारी बॉडी के अंदर ही अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग टाइप की सेल्स मिलती हैं। फॉर एग्जांपल हमारा ब्रेन है, उसमें आपको न्यूरॉन्स मिलेंगे, नर्व सेल्स मिलेंगी। नर्व सेल्स के आपको स्ट्रक्चर अगर आपने नहीं देखा तो आप अपनी बुक में देखिए, 5.3 फिगर जो है वहाँ पे आपको दिखेगा कि वहाँ पे नर्व सेल जो है वो उसका स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा
ऐसे उसके अंदर एक टेल होती है और एक ऊपर डेंड्रोन होते हैं, एक्सोन लगे हुए होते हैं। एंड आपको फैट सेल देखें तो उनका स्ट्रक्चर अलग होता है, साथ साथ आप ओवम स्पर्म को देखें तो उनके स्ट्रक्चर्स अलग होते हैं, है ना। उसके अलावा आपके जो आर्म्स के मसल होते हैं, स्मूथ मसल्स जो होते हैं, वो आपकी उनकी स्ट्रक्चर बिल्कुल लंबे से होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं, ना। और ब्लड सेल्स भी आपके देखिए तो अलग अलग चाहे कितने भी सेल हो, बट उनकी जो बेसिक यूनिट होती है यानी कि उन सभी में एक चीज़ कॉमन क्या होती है कि भाई उनके अंदर जो है आपको एक तो सबसे पहली बात यह है कि मेम्ब्रेन मिलेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी, ठीक है, आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी, ठीक है। और उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो उनकी सबसे आउटर लेयर होती है, और उसके अंदर आपको एक न्यूक्लियस मिलेगा और जो सेल होती है उस सेल के चारों, जैसे ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ये न्यूक्लियस हो गया बीच में, और यहाँ पे जो है ये फ्लूइड जो होता है इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ये साइटोप्लाज्म मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमने डिस्कस किया था, हमारा जो सेकंड टॉपिक था उसमें मैंने आपको जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलग अलग आपके कैसी होती है, क्या इसका काम होता है, हमने वो पढ़ा। सेल वॉल के बारे में पढ़ा है कि भाई प्लांट सेल जो होती है, प्लांट जो एक मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके अराउंड भी, उसके बाहर भी सेल वॉल होती है। सेल वॉल में आपको वहाँ पे सेल वॉल जो होती है ये प्लांट सेल के अंदर ही होती है, और ये बेसिकली रिजिड होती है, नॉन सेलुलर होती है, सॉरी नॉन लिविंग होती है, और ये सेलुलोज की बनी हुई होती है। हमने सेल वॉल को हमने डिस्कस किया था, ओके। और कुछ क्वेश्चन से, और हाँ मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी किया था, वो क्वेश्चन ये था कि क्या जब हम लोग इनहेल या एक्सेल करते हैं तो क्या हम लोग सिर्फ CO2 या O2 ही एक्सेल करते हैं, इनहेल करते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, हम लोग जो है एयर को एक्सेल करते हैं और एयर को ही इनहेल करते हैं, ठीक है। तो देखिए हम क्या है कि हमारी बॉडी, हम ऐसा तो नहीं है कि हमारे एनवायरनमेंट में तो अलग अलग टाइप जितनी भी गैसेस हैं वो सभी के सभी हमारे, हम जब इनहेल करेंगे तो वो सारी की सारी गैसेस हमारे बॉडी में जाएगी ही जाएंगी, क्योंकि हम ऐसा तो नहीं है कि हम एक खाली जो हमारी बॉडी है वो सिर्फ और सिर्फ जो O2 को ही उसके अंदर से फिल्टर करके बॉडी में लेके जाए, नहीं ऐसा नहीं होता है। जाती तो हमारे अंदर सारी ही एयर से, मतलब एयर में जितनी भी गैसेस होती हैं वो सारी की सारी हमारी बॉडी में जाती हैं, लेकिन चूँकि हमारी बॉडी में जो लंग्स वाला पार्ट होता है, लंग्स के अंदर वही गैस डिफ्यूज़ हो पाती हैं जो कि वहाँ से डिफ्यूज़ हो जाए, है ना। यानी कि जो हमारी बॉडी को ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत है, हमारी बॉडी को आपको O2 की ज़रूरत है रेस्पिरेशन के लिए, तो वो O2 ही आपकी डिफ्यूज़ होती है, एंड जो दूसरी गैसेस होती हैं वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती हैं, ओके। तो ये एक क्वेश्चन था जो कि मैंने आपसे पूछा था, और इस क्वेश्चन का आंसर आई होप आपको आ रहा होगा। नाउ अब हम लोग जो है सेल की बेसिक यूनिट में हमने सेल के बारे में डिस्कस कर लिया। नाउ अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ने वाले हैं, ओके। तो आपको पता चल गया कि हम लोग सेल के बाद न्यूक्लियस के पास क्यों आए, क्योंकि हमने सेल सबसे पहले स्टार्टिंग में सेल पढ़ा, सेल की जितनी भी चीज़ें होती हैं लाइक सेल मेम्ब्रेन हो गई, सेल वॉल हो गई, जो जितनी भी चीज़ें हमने सेल की पूरी डिटेल पढ़ ली कि सेल की डिस्कवरी कब हुई। और हाँ मैंने कुछ स्टार्टिंग में और भी बताया था, मैंने एक चीज़ आपको और बतलाई थी कि आपको एक मतलब सेल की डिस्कवरी तो आपको याद रखनी है कि 1665 में जो है आपकी सेल की डिस्कवरी हुई थी, जो कि रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने की थी। साथ साथ मैंने बोला था आपको कि आप न्यूक्लियस की भी डिस्कवरी को याद रख लीजिएगा। न्यूक्लियस की डिस्कवरी जो है वो आपकी रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट ने की थी, ये आप याद रख लीजिएगा, ये आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, ओके। तो रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने 1831 में, कब 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने जो है न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। चलिए अब हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लेते हैं। एक मिनट में ज़रा इन सबको इरेज कर देती हूँ ताकि हमें और भी दूसरी चीज़ें लिखने में आसानी हो, ओके। सो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने जो है न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, ओके। चलिए अब देखिए न्यूक्लियस के बारे में मैंने आपको क्या बोला कि सेल की जो बेसिक यूनिट होती है उसमें एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, बीच में न्यूक्लियस होता है। अच्छा ये जो न्यूक्लियस होता है ये सेल का सबसे मेन पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल आप अगर हमारी बॉडी का जो सबसे मेन पार्ट है वो क्या है, क्या हमारी आइज़ हैं, क्या हमारे हैंड्स हैं, है ना, क्या हमारी लिम्स हैं, क्या हमारे जो लेग हैं, या हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस हिसाब से देखिए वैसे तो हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है आप ये कह सकते हैं कि भाई हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा हार्ट है। अगर हार्ट ने हमारे पंप करना बंद कर दिया तो हमें कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, हम जो है मर जाएंगे। लेकिन अगर आप
उससे भी वो एक मतलब हम लाइफ और उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उस हिसाब से बात कर रहे हैं कि हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, जिसके होने से जिसके ना होने से हमारी बॉडी जो है वो आपकी अनकंट्रोल हो जाती है, और अगर है तो उसके होने से जो हमारी बॉडी बिल्कुल कंट्रोल वे में, सिस्टमेटिक वे में चलती है। हम जो चाहते हैं या हम जो करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ाएं तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि हमारी बॉडी का जो सबसे मेन पार्ट है वो हमारा ब्रेन है ना, कि जो हमारा ब्रेन है यही हमारी पूरी बॉडी को किस तरीके से सिस्टमेटिक वे में कैसे कैसे वर्क करना है और कैसे वर्क कर रही है हमारी बॉडी, इसको कौन कंट्रोल करता है, इसको हमारी जो है हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। आपको पता होगा कि अगर हम जिन लोगों के पास ब्रेन नहीं होता है, आप देखिए जिन लोगों के पास, अगर आपके आसपास कोई ऐसा है तो आप उनको देखिए कि अगर उनका ब्रेन काम नहीं करता है तो वो इंसान भी किसी काम का नहीं होता है। तो उसको कुछ पता ही नहीं होता कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो आप ये खुद ही देखिए कि हमारी बॉडी का जो सबसे मेन पार्ट है, जो सबसे मेन कंट्रोल करने वाला पार्ट है, वो क्या है, आपका ब्रेन है। ओके, नाउ रिमेंबर द टेम्परेरी अमाउंट ऑफ अनियन पील वी प्रिपेयर। तो आपको याद होगा यहाँ पे, अब स्टार्टिंग में ही आपको थोड़ा सा न्यूक्लियस के बारे में बताया है। यहाँ पे एक जो आपने स्टार्टिंग में एक्टिविटी की थी कि भाई हमने उस एक्टिविटी के ज़रिए से सेल को देखा था। आपको याद होगी वो एक्टिविटी जो मैंने अभी आपको भी बताई थोड़ी देर पहले, कि हमने उस एक्टिविटी के ज़रिए से हम लोगों ने सेल को, यानी एक अनियन पील लिए थे, है ना, अनियन पील के एक माउंट हमने तैयार की थी, टेम्परेरी माउंट तैयार की थी, और उसके अंदर हमने कुछ सॉल्यूशन डाल करके जो है हमने वहाँ पे सेल को देखे थे। वहाँ के भाई हमें जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कुछ हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखे थे, तो हमने उनको बोला क्या, हमने उनको सेल बोल दिया था। तो वो वाली एक्टिविटी आपको याद होगी, बिल्कुल याद होनी भी चाहिए। वी हैड पुट आयोडीन सॉल्यूशन, हमने उसमें जो है आयोडीन सॉल्यूशन डाला था उस पील में, या फिर आप सेफ्रानिन सॉल्यूशन भी हमने डाला था। तो हमने उस सॉल्यूशन को डाला क्यों, है ना? अगर हम लोग उस सॉल्यूशन को ना डालें तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम उससे? तो अगर आप यही एक एक्टिविटी के ज़रिए से आपको न्यूक्लियस की, जो हम न्यूक्लियस को हमने कैसे देखा या हम न्यूक्लियस को कैसे देख सकते हैं, उसको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमने वो जो आयोडीन सॉल्यूशन डाला था, तो हमें वहाँ पे आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद आप ये देखेंगे कि भाई जो आयोडीन सॉल्यूशन को हमने कुछ कुछ रीजन में डाला, तो वहाँ पे आपको वो जो सॉल्यूशन था उसका कुछ कलर होगा, तो वो अलग अलग सेल के अलग अलग रीजन में वो अलग अलग कलर वो दिखने लगा। तो सब रीजन अपियर डार्कर देन अदर रीजन, कुछ रीजन में जो है कुछ ज़्यादा डार्क दिख रही थी, मतलब वो जो आयोडीन सॉल्यूशन है वो आपको कुछ ज़्यादा डार्क दिख रहा था, और कुछ रीजन में थोड़ा हल्का दिख रहा था। अपार्ट फ्रॉम आयोडीन सॉल्यूशन वी कुड ऑल्सो यूज सेफ्रानिन सॉल्यूशन और मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन टू स्टेन द सेल। तो भाई हम सेल को देखिए, क्या होता है कि जो सेल वगैरह होती हैं हम इसको देख नहीं पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें सेल के अंदर भी हमें कोई चीज़ देखनी भी होती है, या हमें कोई भी दूसरी चीज़ें जाननी होती हैं, तो हमें उसको क्लियर देखने के लिए हमें जो है उसमें कुछ सॉल्यूशन वगैरह डालना पड़ता है, ताकि हम उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो है हम जहाँ पे हम जो चीज़ देखना चाहते हैं उसमें कोई सॉल्यूशन डाल देते हैं, किसी कलर का सॉल्यूशन, तो वो कलर हम देख लेते हैं। तो जब वो कलर उस पर पड़ता है तो वो चीज़ हमें दिख जाती है, तो हम वहाँ से ऑब्जर्व कर लेते हैं कि अच्छा ये चीज़ यहाँ पे है। ओके, तो इसी वजह से हम कुछ सॉल्यूशंस डाल देते हैं सेल को स्टैंड करने के लिए, सेल को अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए, देखने के लिए। ओके, तो हमने अनियन की पील में भी आपका कुछ सेफ्रानिन सॉल्यूशन डाला था, तो वही बोल रहे हैं कि आपको क्या वहाँ पे कुछ दिखा है ऐसा? सो लेट अस टेक अ ग्लास लाइट विद अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट। अब यहाँ पे कुछ एक एक्टिविटी दी है, तो उस एक्टिविटी में जो है आपको बताया गया है, यहाँ पे भी आपको न्यूक्लियस कोई चीक सील में जो चीक सेल्स जो होती हैं आपकी जो कल्ले की जो सेल्स होती हैं, उसमें ही आपको वहाँ से न्यूक्लियस को ऑब्जर्व करने के लिए बताया गया। ये भी एक एक्टिविटी है। यूजिंग एन आइसक्रीम स्पून जेंटली स्क्रब द इनसाइड सरफेस ऑफ द चीक। आपको क्या करना है, जो चीक होता है ना, आपके कल्ले जो होते हैं उसके इनसाइड वाला जो रीजन है, वहाँ से आपको एक आइसक्रीम की एक स्पून से लेके वहाँ से जो है आपको एक छोटी सी लेयर निकाल लेनी है। डज एनी मटेरियल गेट स्टक ऑन द स्पून। तो क्या यही पूछ रहे हैं कि क्या कोई मटेरियल जो है वो स्पून से चिपक गया। विद द हेल्प ऑफ अ नीडल वी कैन ट्रांसफर दिस मटेरियल स्प्रेड इट इवनली ऑन द ग्लास स्लाइड केप्ट रेडी फॉर दिस। तो यही एक्टिविटी के लिए बता रहे हैं कि आपको जो है इस मटेरियल को आपको एक ग्लास स्लाइड पर रख देना है। टू क्लियर द मटेरियल वी कैन पुट अ ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन ऑन इट। नाउ द मटेरियल इज रेडी फॉर ऑब्जर्वेशन अंडर माइक्रोस्कोप। डू नॉट फॉरगेट टू पुट अ कवर स्लिप ऑन इट। ये सब लैब की बातें हैं कि भाई आपको कवर स्लिप इस पर रख देना है। व्हाट डू वी ऑब्जर्व, व्हाट इज द शेप ऑफ द सेल वी सी। तो हम लोग
ये कि पूछ रहे हैं आपसे कि भाई आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसकी शेप क्या है सेल की। ड्रॉ इट ऑन द ऑब्जर्वेशन शीट। वॉज देयर आर डार्कली कलर्ड स्फेरिकल और ओवल डॉट लाइज स्ट्रक्चर नियर द सेंटर ऑफ द ईच सेल, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो ये देखिए, ये आपकी चीक सेल है और उस चीक सेल में आप ये देखिए कि ये जो सेल है, इस सेल के अंदर आपको कुछ यहाँ पे जो है डार्कर रीजन दिखाई दे रहा है ना, हर सेल के अंदर आपको डार्कर रीजन दिखाई दे रहा है। तो ये जो डार्क रीजन है ये आपका क्या कहलाता है, ये न्यूक्लियस कहलाता है। ओके, ये देखिए मिथाइलिन ब्लू से आपको जो है इसको स्टैंड किया गया है, ब्लू सर्कल इनसाइड जो आपको ये ब्लू सर्कल दिखाई दे रहा है, तो ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, और देयर सिमिलर स्ट्रक्चर इन अनियन पील सेल, तो वही अनियन के पील के सेल में आपको क्या सिमिलर स्ट्रक्चर दिखेंगे। तो ये आप जो है एक्टिविटी वाला उसका काम है, किसका काम है, आपके लैब का वर्क है। नाउ अब ये न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई, न्यूक्लियस को हमने देख लिया, ये एक्टिविटी के ज़रिए से आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई आप ऐसे ऐसे करके न्यूक्लियस को अपने लैब में देख सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक की तरफ कि हमारा मेन टॉपिक क्या है कि भाई हम न्यूक्लियस को, अब हम लोग ने देख लिया कि न्यूक्लियस है, इस जगह में है, वो तो न्यूक्लियस का दिखा रहे थे। नाउ अब न्यूक्लियस क्या है, कैसा है, उसकी कितनी लेयर्स हैं, उसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है, क्या उसके मेम्ब्रेन होती है वो कितनी लेयर्ड वाली होती है, साथ साथ उसमें कितने पोर्स होते हैं, और क्या न्यूक्लियस जो है उसके अंदर कोई मटेरियल होता है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। द न्यूक्लियस हैज़ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखिए, मैंने आपको बताया कि ये एक सेल होती है, उस सेल के अंदर यहाँ पे एक न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस को मैंने आपको बोला कि न्यूक्लियस जो होता है वो उस सेल का ब्रेन होता है। ठीक है, ब्रेन इस हिसाब से कि भाई वो जो है उस पूरे सेल को कंट्रोल करता है। इस न्यूक्लियस के अंदर से ही, जैसे सेल को क्या करना है, सेल को खाना है, सेल को डिवाइड करना है, या सेल को ग्रोथ करनी है, तो ये सारी की सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है, ये न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि भाई न्यूक्लियस क्यों, कैसे कंट्रोल करता है, तो अभी हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें वहाँ से पता चलेगा कि न्यूक्लियस जो है वो कैसे कंट्रोल करता है। ओके, तो अभी हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे हैं कि जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है, जैसे हमने सेल की मेम्ब्रेन पढ़ी ना कि सेल के बाहर जो है आपको एक सिंगल मेम्ब्रेन दिखेगी, वो सिंगल मेम्ब्रेन आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है। सिमिलरली अब हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये जो न्यूक्लियस है इसको हम लोग थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर आपको जो है डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। Okay, the nuclear membrane has pores which allows the transfer of material from inside to nucleus to its outside। अब जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर आपको यहाँ पे पोर्स होते हैं, इसमें पोर्स होते हैं। क्यों पोर्स होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे डीएनए होता है। ठीक है, डीएनए होता है, और उस डीएनए से आरएनए बनने की जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, जब कोई प्रोटीन बनना होता है बॉडी में, कोई किसी प्रोटीन का बनना होता है, तो उस टाइम आरएनए बनता है, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, और वो जो आरएनए होता है वो यहाँ से उस आरएनए का न्यूक्लियस से निकलना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो आरएनए जो है वो प्रोटीन किधर बनाएगा, वो जा करके साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम्स के पास जाएगा। तो इसकी वजह से ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के यहाँ पे उसके मेम्ब्रेन में आपको पोर्स दिखेंगे, ताकि अंदर के जो मटेरियल है वो बाहर आ सके। ठीक है, टू द साइटोप्लाज्म विच वी टॉक अबाउट इन दिस सेक्शन, कि भाई हम जो आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, तो हमने इसमें क्या पढ़ा कि भाई न्यूक्लियस जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक सेल है, इस सेल के अंदर आपको ये एक न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये आपका ये न्यूक्लियोप्लाज्म है ना, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, देखिए जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एक सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म फ्लूइड होता है। इसी तरीके से जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस एक डबल लेयर मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, यहाँ पे आपको एक न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। उस न्यूक्लियोलस के अराउंड यहाँ पे जो है एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, और ये न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन हो गई, जो कि डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम लोग न्यूक्लियर एनवेलप भी बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोल दीजिए आप लोग। ठीक है, और उसके अंदर जो है छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स से जो न्यूक्लियस के अंदर जो भी चीज़ होती है जिसको बाहर आना होता है, वो उन पोर्स के ज़रिए से बाहर आ जाती है। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग न्यूक्लियस का, जो मैंने आपको बताया ना कि भाई जो न्यूक्लियस होता है यही किसी भी सेल का ब्रेन होता है, यानी कि उस सेल को क्या करना है आगे, वो सेल कैसे ग्रोथ करेगी, कैसे डिवाइड करेगी, ये सभी ये जो जितने भी डिसीजन होते हैं वो सभी कौन लेता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस लेता है। और न्यूक्लियस के अंदर कौन लेता है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो है आपका डीएनए लेता है। यह डीएनए जिसे हम लोग क्रोमोसोम बोलते हैं, यही क्रोमोसोम जो है ये यही डिसीजन लेते हैं कि सेल को आगे क्या करना है। अब देखिए, अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ कि आप ना कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले आप पढ़ेंगे क्या, क्रोमोसोम। ठीक है,
एक पढ़ेंगे आप क्रोमोसोम, एक पढ़ेंगे आप क्रोमेटिन, ठीक है। ये कुछ टर्म्स आगे आप पढ़ने वाले हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ। ये आप पढ़ेंगे आप डीएनए, ठीक है। ये तीनों जो टर्म्स हैं, तो ये तीनों टर्म्स क्रोमोसोम, क्रोमेटिन और डीएनए, ये तीनों टर्म्स जो है ये मत सोचिएगा कि ये अलग अलग है, ये सभी के सभी टर्म्स जो हैं ये सभी सेम है। अब आप बोलेंगे कैसे सेम है, डीएनए भी वही हो गया, क्रोमेटिन भी वही हो गया, क्रोमोसोम भी वही हो गया। तो देखिए इस तरीके से सेम है कि जो न्यूक्लियस होता है ना, एक सेल होती है, एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपने सुना होगा कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, और डीएनए जो होता है ये जेनेटिक मटेरियल होता है। ये इसी जेनेटिक मटेरियल के अंदर इंफॉर्मेशन उस सेल के बारे में या उस पूरे ह्यूमन के बारे में, वो ह्यूमन कैसा है, उसका नेचर कैसा है, वो उसके अंदर क्या क्या हैबिट्स हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इस डीएनए में स्टोर होती है, ठीक है। तो ये जो डीएनए होता है, जब ये डीएनए एक थ्रेड के फॉर्म में होता है, हमने डीएनए की अगर आप डेफिनेशन देखेंगे उसमें, अगर आप गूगल करें, अभी आप गूगल कर सकते हैं, तो आपको डीएनए की अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो डीएनए की डेफिनेशन आपको कुछ ऐसी दिखेगी कि भाई ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो जब एक थ्रेड लाइक इस तरीके से डबल स्ट्रैंड होता है ना, डबल स्ट्रैंड, जब ये स्ट्रैंड ऐसा खुला हुआ है, देख रहे हैं आप कैसे खुला हुआ है, मैंने कैसे थ्रेड की तरह बनाया, एकदम बिल्कुल धागे की तरह बनाया ना, एक धागा ये रहा, दूसरा धागा ये रहा। तो ये जब ऐसा खुला हुआ स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए, ठीक ठीक है, क्या बोलते हैं, डीएनए। अभी आप इतना याद रखिए कि भाई ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये ये जेनेटिक मटेरियल होता है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, ओके। अब देखिए, अब ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम कंडेंस कर लेते हैं, ठीक है, कंडेंस कर लेते हैं। ये कंडेंस कर लिया हमने, ये इस कंडेंसेशन को जब हमने थोड़ा सा कंडेंस किया, इसको थोड़ा सा हमने इसको जैसे एक रस्सी होती है ना, आप अगर किसी रस्सी को आप उसको कंडेंस करें, उसको आप हाथ में अगर घुमाएं ज़्यादा देर तक, तो वो कैसी हो जाती है, वो मुड़ जाती है ना, छोटी टाइप की हो जाती है। तो जब ये डीएनए कंडेंस हो जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन, क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। फिर हम क्या कर देते हैं, फिर उसको फर्दर कंडेंस कर देते हैं, और ज़्यादा कंडेंस कर दिया, बिल्कुल उसको बिल्कुल जो है ऐसा ऐसा बिल्कुल ऐसे कर दिया है ना, ये कंडेंसेशन उसकी और ज़्यादा कर दी, तो हम इसको क्या बोलते हैं, क्रोमोजोम, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि हम लोग डीएनए, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम किस किस को बोलते हैं। तो डीएनए जब जब वो खुला हुआ है, एकदम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो, तब हम उसको जो है डीएनए बोलते हैं। एंड देन जब वो थोड़ा सा कंडेंस हो जाए तो हम उसको क्रोमेटिन बोलते हैं। जब वो और ज़्यादा कंडेंस हो जाता है, और ज़्यादा वो बिल्कुल कम से कम जगह में जो है कम से कम जगह लेने की कोशिश करता है, यानी कम से कम जगह में जो है बिल्कुल जा करके कंडेंस होकर के बिल्कुल एक जगह हो जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। ये बात आप याद रखिएगा, ये बात याद रखनी बहुत ज़रूरी होती है। बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होती है कि मैम एक जगह तो डीएनए बोल रहे हैं, फिर क्रोमोसोम बोल रहे हैं, फिर क्रोमेटिन बोल रहे हैं, तो ये क्या चीज़ है। तो ये बच्चों सारी की सारी एक ही चीज़ है। डीएनए एक बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल खुला हुआ, जब जो जो दो थ्रेड होते हैं ऐसे, जैसे आप देख रहे हैं ना, एक ये वाला थ्रेड हो गया, दूसरा ये वाला थ्रेड हो गया, ठीक है। ये दो स्ट्रैंड के आपको एक ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, और बिल्कुल जब ये खुला हुआ होगा तो उसको हम डीएनए बोलेंगे, और उसके बाद जब ये थोड़ा सा कंडेंस होगा तो हम इसको क्रोमेटिन बोलेंगे, और जब बहुत ज़्यादा कंडेंस हो जाएगा, आपने देखा होगा कि क्रोमोसोम हम इसको ऐसे बोलते हैं, है ना, या क्रोमोसोम की शेप ऐसी होती है, एक्स टाइप की या ऐसी टाइप की शेप होती है। तो बेसिकली ये जो है डीएनए, ये यही वाला डीएनए होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कंडेंस होता है, तो हमें दूर से देखने में, जब हम उसको देखते हैं उसमें माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो आपको ऐसा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है जिसे हम क्रोमोसोम का नाम देते हैं। आई होप समझ में आ गई होगी बात, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात थी, इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब आप लोग यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अभी हम लोग जो है क्रोमेटिन और क्रोमोसोम का इधर तज़किरा करेंगे, ओके। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं आपको थोड़ा सा डीएनए के बारे में और बता देती हूँ कि डीएनए बेसिकली, डीएनए जो होता है, अब एक मिनट ज़रा इसको जो है मैं थोड़ा सा रफ कर देती हूँ, एक मिनट, ये बात समझ में आ गई। एक मिनट, ये है ना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको लिख देती हूँ, वहाँ पे थोड़ा गंदा सा हो गया था। ये आपका हो गया, वेट 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 वेट, नो, देखिए, ये आपका हो गया डीएनए, ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा कंडेंस कर दिया, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका डीएनए, ठीक है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। नाउ ये कंडेंस हो गया तो हमने इसको बोल दिया क्रोमेटिन, ओके। फिर हमने इनको और कंडेंस कर दिया तो हमने इनको बोला क्या,
क्रोमोसोम। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। नाउ अब ये डीएनए बेसिकली होता क्या है? देखिए क्या होता है, हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी को मैंने आपको बताया था ना कि अगर एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, एक ह्यूमन बीइंग है, एक मिनट, मेरा जो ह्यूमन बीइंग है ना वो थोड़ा हमेशा गलत सलत बन जाता है, एक ओके। जो एक ह्यूमन बीइंग है, उस ये ह्यूमन बीइंग जो है ये एक बहुत ही, उसकी जो फंडामेंटल यूनिट है, यानी कि उसकी जो सबसे बेसिक यूनिट है वो एक क्या है, सेल। यानी एक ह्यूमन जो है वो एक सेल से ही जन्मा है, उसी सेल में डिवीज़न हुई, उसी वो बार बार डिवीज़न होती रही और फिर एक इंसान जो है वो पूरा एक फॉर्म हो गया। तो उस जो ह्यूमन की हर एक सेल होती है ना, तो वो आपको पता है कि जो एक ह्यूमन का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ से होता है। एक जो सेल आती है वो एक उसके फादर से आती है, और एक सेल किधर से आती है, एक मदर से आती है। उन दोनों का फ्यूजन होता है और उन दोनों में फर्टिलाइजेशन होता है, तो फिर उससे एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से ही एक ह्यूमन का फॉर्मेशन होता है। तो उस सेल के अंदर अब वो जो सेल है, जैसे एक ये सेल हो गई है ना, जिससे हम लोग जाइगोट बोलते हैं। आगे हम लोग रिप्रोडक्शन में हो सकता है आगे पढ़ें, अगर आपके चैप्टर में दिया हुआ हो तो हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में रिप्रोडक्शन के चैप्टर में, कि भाई जो ये एक जाइगोट होता है, ये जाइगोट इसके अंदर फर्दर डिवीजन होती है, और ज़्यादा डिवीजन तो नहीं, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, क्लीवेज वर्ड यूज़ करते हैं यहाँ पे जाइगोट में। नॉर्मल सेल में लोग डिवीजन वर्ड यूज़ करते हैं जब सेल डिवाइड करती है, और जब हम लोग जाइगोट का टर्म होता है, जाइगोट होता है, तो हम लोग उस वक्त जो है क्लीवेज वर्ड यूज़ करते हैं। ओके, वो बाद की बातें हैं। तो जो ये जाइगोट होता है, ये जाइगोट फर्दर डिवाइड करता है, ये एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से जो है फिर ये मोरूला, ब्लास्टुला एंड देन पूरा ह्यूमन बीइंग बन जाता है। तो उस ह्यूमन बीइंग के अंदर, उस ह्यूमन बीइंग हुआ तो वो एक सेल से ही है ना, वो एक जाइगोट से ही जन्मा है ना, जाइगोट। तो उसके अंदर डीएनए होगा, तो उस डीएनए, वो एक उसका जो डीएनए है, तो उसके डीएनए में आधी इन्फॉर्मेशन किधर से आती है, उसके फादर से आती है। आधी इन्फॉर्मेशन यानी आधा डीएनए जो होता है वो किधर से आता है, वो फादर से आता है। या आधा क्रोमोजोम, एक जैसे क्रोमोजोम होते हैं ना ऐसे करके, तो इसमें से जो एक वाला जो क्रोमोजोम होता है ये किधर से आता है, फादर की तरफ से आता है, और एक जो दूसरा क्रोमोजोम होता है ये किधर से आता है, मदर की तरफ से आता है। तो वही वाला कि उस इंसान के अंदर, वो जो आगे इंसान बनने वाला है, वो इंसान कैसा होगा, उसके अंदर कैसी हैबिट होगी, कैसा वो क्या करने वाला है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन किधर स्टोर होती हैं, वो इस डीएनए में ही स्टोर होती हैं। और ये जो डीएनए है ना, ये सिर्फ एक ही सेल में नहीं होता है, ये आपकी बॉडी की, आप किसी भी बॉडी का कोई भी सेल उठा लें, हर सेल में आपको जो है डीएनए मिलेगा। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो वो आप इजीली उसको देख सकते हैं। किसमें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपको डीएनए, आपने सुना भी होगा कि भाई कभी ऐसा होता है कि कोई बच्चा अगर वो खो जाए और उसके पेरेंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उसका डीएनए चेक करवाते हैं। तो डीएनए के चेक करवाने से, क्योंकि डीएनए जो होते हैं ये किधर से आते हैं, जो वो एक फादर से आता है, एक मदर से आता है। तो वो जो जब हम उसको चेक करवाते हैं, किधर चेक करवाते हैं, हम जब मेडिकल टेस्ट करवाते हैं तो हमें पता चल जाता है, अच्छा ये इसके फादर ही हैं, क्योंकि आया हुआ तो वो पीछे से ही ना, उसके फादर या मदर से, तो हमें पता चल जाता है कि ये इनके पेरेंट्स हैं। ओके, तो ये बात मुझे आपको बतानी थी ना। अब हम लोग अपनी किताब की तरफ चलते हैं। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है कि न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोजोम, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम्स होते हैं। ठीक है, अगर आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना, तो आपको ऐसे डीएनए के फॉर्म में नहीं मिलेगा, ज़्यादातर आपको किस फॉर्म में मिलेगा, क्रोमेटिन के फॉर्म में मिलता है, यानी कि एकदम क्रोमोजोम के फॉर्म में भी नहीं आपको दिखेगा। अगर आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दिखेंगे तो आपको ऐसे क्रोमेटिन के फॉर्म में ज़्यादातर दिखता है, विच इज़ विजिबल एज अ रॉड शेप स्ट्रक्चर ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। ये उसी टाइम ही ऐसे होते हैं, क्रोमोजोम ऐसे उसी टाइम ही होते हैं जब सेल को डिवाइड करना होता है। यानी जब सेल, एक सेल से दूसरी सेल बनने की, जब सेल जो है ये चाहती है कि मैं जो है एक सेल से दूसरी सेल बनूं, तो उस टाइम जो है ये ऐसे क्रोमोजोम जो है आपको रोड शेप के, ऐसे जो है रोड शेप के आपको दिखेंगे। अच्छा, अब ये एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि मैम, आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछना चाहिए आपको, आपके जहन में भी आ रहा होगा कि भाई हम इसको डीएनए के ही इसको ऐसे थ्रेड लाइक क्यों नहीं रहने दे रहे हैं न्यूक्लियस में, है ना, और क्यों ही हम उसको क्रोमेटिन का फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, या हम इसको क्यों उसको और कंडेंस कर रहे हैं, ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना आपके जहन में। तो ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन का आंसर ये है कि हम डीएनए को कंडेंस इस वजह से करते हैं कि आप खुद सोचिए, जो एक सेल होती है वो कितनी छोटी होती है। आप सेल को नेक्ड आई से देख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं देख सकते। और उस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, सोचिए वो कितना छोटा होगा, वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। और उस छोटे से सेल के अंदर आपको डीएनए को रखना है, और डीएनए की जो लेंथ होती है वो आपकी 2.2 मीटर होती है। कितनी होती है, 2.2 मीटर। सोचिए
2 मीटर का 2.2 मीटर का एक लंबा सा धागा आपको उसको इतनी छोटी जगह पे रखना है। तो आप सोचिए 10⁻⁹ आई थिंक इसकी जो है आपकी न्यूक्लियस की वो होती है, डायमीटर होता है। तो सोचिए इतनी छोटी जगह में अगर आपको एक 2 मीटर का लंबा सा धागा रखना है तो आप कैसे रखेंगे? आप उसको ऐसी धागे के फॉर्म में रख देंगे, या आप उसको क्या करेंगे, आप उसको जो है गुच्छा सा बना के एकदम बिल्कुल और छोटा और छोटा और छोटा उसको कंडेंस कर कर करके बिल्कुल जो है छोटा सा गुच्छा बना के रखेंगे। इसी वजह से जो है क्रोमोजोम आपको डीएनए जो है वो आपको क्रोमेटिन या क्रोमोजोम के फॉर्म में ही दिखता है। ओके चलिए, अब यहाँ पे आपको बताया कि द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोजोम, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम्स होते हैं और क्रोमोजोम्स क्या होते हैं, वही डीएनए ही होते हैं। डीएनए ही आपका कंडेंस फॉर्म में होता है, विच आर विजिबल एज अ रोड शेप स्ट्रक्चर ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। अब इसका क्या मतलब है कि सेल जब डिवाइड करने लगती है तभी आपको दिखता है। तो मैंने आपको बताया कि जब एक सेल से जब 2 सेल बननी होती है तो उस टाइम जो क्रोमोजोम है ये आपका एक ये मैंने बताया ना कि ये क्रोमेटिन के फॉर्म में ऐसे दिखता है, थोड़ा थोड़ा क्रोमेटिन के फॉर्म में। जब सेल को डिवाइड करना होता है तो ये क्रोमोजोम जो है ना जा करके इधर ये बीच में मेटाफेजिक प्लेट पे ये जा करके लग जाते हैं। फिर एक क्रोमोजोम जो है ऊपर चला जाता है, बीच में से सेल को डिवाइड करना है ना, तो सेल ए से बीच में से डिवाइड हो जाती है। 1 मिनट ज़रा मैं अच्छा सा स्ट्रक्चर बना देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो जब जैसे ये एक सेल है, 1 मिनट मेरा पेन भी गायब हो जाता है। ओके, तो ये आपके जैसे ये सेल हो गई है ना, इस सेल को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये जो क्रोमोजोम होते हैं ये आपके न्यूक्लियस के अंदर, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये से पूरी ये एक बड़ी सी सेल हो गई। इस सेल के अंदर न्यूक्लियस के बारे में बता रही हूँ मैं आपको। तो ये जो क्रोमोजोम होते हैं ये तो मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई सेल देखेंगे है ना, कोई आपको मतलब आपको जो आप ये सोच रहे हैं कि भाई मुझे इस सेल के अंदर उसको देखना है, डीएनए को देखना है, तो मैंने आपको बताया कि अगर आप डीएनए को अगर देखना चाहते हैं तो आपको जो है सेल के अंदर मोस्टली टाइम जो है वो क्रोमेटिन के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, ना ही आपको एकदम खुला हुआ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, क्योंकि भाई थ्रेड लाइक तो स्ट्रक्चर बिल्कुल दिख ही नहीं सकता, क्योंकि इतने छोटी जगह में आपको थ्रेड कैसे हो सकता है, ऐसे तो आपको दिखेगा नहीं। तो आपको थोड़ा सा जो वो ये डीएनए जो है वो आपको थोड़ा सा कंडेंस दिखेगा। तो जब सेल को डिवाइड करना होता है तो ये जो क्रोमोजोम होते हैं ये जा करके हमारे बीच में ऐसे जा करके सेल के बीच में ऐसे लग जाते हैं, ठीक है, ऐसे इनको ये एक लाइन से लग जाते हैं जिन्हें हम मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं। और इधर से स्पिंडल फाइबर, यहाँ पे एक सेंट्रोसोम होता है, वहाँ से स्पिंडल फाइबर निकलते हैं, ऐसे धागे धागे से निकलते हैं। और उसके बाद एक यहाँ पे होता है सेंट्रोसोम, वो इधर से धागा निकलता है, ठीक है, इधर से धागा निकलता है। और वो क्या होते हैं बीच में से ये इधर से खींचते हैं, है ना, ये वाला इधर खींच रहा है और ये वाला इधर खींच रहा है, तो हमारा सेल जो है वो बीच में से अलग अलग हो जाता है। यानी कि एक क्रोमोजोम आपका इधर चला गया और एक सेल जो है एक क्रोमोजोम इधर चला गया, यानी कि डीएनए जो है वो आपका डिवाइड हो जाता है। तो ये बोल रहे हैं कि जब सेल को डिवाइड करना होता है उस टाइम जो है ये क्रोमोजोम ऐसे ऐसे दिखते हैं, ठीक है। वैसे और ज़्यादातर टाइम जो होते हैं वो क्रोमोजोम कैसे दिखते हैं, ऐसे क्रोमेटिन के फॉर्म में दिखते हैं। क्रोमोजोम कंटेन इन्फॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल। ये बात मैंने आपको बताई कि जो डीएनए, सबसे पहली बात ये है कि आप डीएनए की फुल फॉर्म याद रखिए, डीऑक्सीराइबो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको याद रखिएगा प्लीज़, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। डीएनए की फुल फॉर्म डायरेक्टली आपके क्वेश्चन आपसे पूछी जा सकती है कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, तो डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, याद रखिएगा। नाउ अब मैं आपको क्या बता रही थी, यही आपकी बुक ने बोला कि जो डीएनए होता है ये जेनेटिक मटेरियल होता है और इसके अंदर आपके जो पेरेंट्स से जो आपके अंदर इंफॉर्मेशन आई है ये सभी के सभी ये इनहेरिटेंस कैरेक्टर, कि भाई वहाँ से जैसे आप बोलते हैं ना कि भाई अगर बेटा अगर बाप अगर गुस्से वाला है तो बेटा भी गुस्से वाला ही होता है, या ऐसे कुछ इस टाइप की बातें भी होती हैं ना कि भाई उनके पेरेंट्स ऐसे हैं तो बेटा भी ऐसा ही है या बेटी भी ऐसा ही है। तो कुछ इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स जो हैं वो हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हमारे पेरेंट्स से काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं, साथ साथ हमारी बहन भाई होते हैं उनसे भी मिलते जुलते हैं, क्योंकि हमारे सबका ओरिजिन जो होता है वो सभी एक ही जगह से हुआ होता है, ओके। और वो जो इन्फॉर्मेशन जितनी भी स्टोर होती है वो किधर स्टोर होती है, वो आपके डीएनए में स्टोर होती है। नाउ क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। अब बता रहे हैं कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं या जो क्रोमोसोम बता रहे हैं कि क्रोमोसोम क्या है, बेसिकली वो डीएनए का ही एक डीएनए ही कंडेंस फॉर्म है। तो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होते हैं और कुछ प्रोटीन होते हैं जो कि आपको कुछ ऐसा दिखेंगे कि अगर आप क्रोमोसोम को अगर और खोलेंगे, है ना, यहाँ पे आगे
स्ट्रक्चर में आपको दिया हुआ है। वेट एक मिनट, यहाँ पे आप देखेंगे कि जब वो क्रोमोसोम अगर आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं, क्रोमोसोम तो हमने इनको बोला, जब आप इनको खोलेंगे, ठीक है, डीएनए, तो ये जो डीएनए होता है, यहाँ पे बीच में कुछ प्रोटीन्स होते हैं, जो कि आपने शायद पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा कि किसी जैसे एक वो होती है ना, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, कि आपको जो क्रोमोसोम है, ये जो डीएनए है, ये आपको कुछ बीच में ऐसा दिखेगा कि जैसे एक धागा है, बीच में कुछ ऐसे नोड्स से बने हुए होंगे, ठीक है। ये जो नोड्स होते हैं ना, ये नोड्स क्या होते हैं, ये बीच में हिस्टोन प्रोटीन होती है, जिसपे जो क्रोमोसोम जो है वो ऐसा लिपटा हुआ रहता है, डीएनए पे लिपटा हुआ रहता है, जो प्रोटीन्स होती हैं जो कि डीएनए को लिपटा के रखती हैं, ठीक है। तो डीएनए के आपके अंदर क्रोमोसोम में बताया कि क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है और कुछ प्रोटीन्स होती हैं। याद रखिएगा, डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इन्फॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्शन एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स। अब यहाँ पे भी ये भी बताया कि भाई डीएनए के अंदर एक तो ये है कि पेरेंट्स से क्या इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स है, वो भी उसमें इन्फॉर्मेशन रहती है। साथ साथ ये है कि आगे सेल को कैसे डिवाइड करना है या सेल कैसे डिवाइड करेगी, तो इसके बारे में भी पूरी की इन्फॉर्मेशन रहती है। नाउ फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन। अब यहाँ पे आप डीएनए के बिल्कुल अंदर घुस चुके हैं। देखिए, आपकी जो एनसीईआरटी है ना, ये एनसीईआरटी बस एक लाइन बोल देती है और उस लाइन को हमें पूरा कम्प्लीटली हमें समझाना होता है, जब भी बात आपके समझ में आएगी। अभी आप ये क्या बोल रहे हैं, ये कि फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। जो डीएनए होता है, ठीक है, एक मिनट ज़रा मैं इसको इरेज कर देती हूँ। जो डीएनए होता है, उस डीएनए के अंदर मान लीजिए ये जो डीएनए है, ये एक थ्रेड है, ठीक है, ये एक थ्रेड है, बड़ा सा थ्रेड है। इस थ्रेड के अंदर आपको, अगर आपने कभी डीएनए का फॉर्म देखा हो, तो आपको यहाँ पे ना कुछ ऐसे आपको कोड्स दिखेंगे, ए टी जी सी, ये कोड्स ये आप थोड़े आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ए टी जी सी, फिर उसके बाद जी, फिर टी, ठीक है, ये इस कुछ ऐसे कोड्स होते हैं डीएनए पे, है ना, कुछ ऐसे कोड्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, कोड्स बोलते हैं, जो कि पेयर में कैसे पेयर में होते हैं, ये 3-3 के पेयर में होते हैं, ठीक है। जैसे कि ए टी जी, ये एक पेयर हो गया, ठीक है। फिर इसी तरीके से सी जी सी टी, ये एक पेयर हो गया, तो ये पेयर में होते हैं। तो ये जो जब डीएनए को जब उसको डिवाइड करना होता है या उसको कोई इन्फॉर्मेशन बनानी होती है, मान लीजिए इस डीएनए के अंदर, इस सेल के अंदर जो है एक मैसेज आया है ब्रेन की तरफ से कि भाई एक प्रोटीन बनानी है, ठीक है। तो डीएनए इस प्रोटीन को बनाने के लिए वो क्या करता है, जो उसके कोड्स होते हैं, उन कोड्स को ही इस्तेमाल करके एक नई चीज़ को बनाता है, एक आरएनए को बनाता है। देखिए, ये चीज़ें आपको थोड़ी सी कम समझ में आ रही होंगी क्योंकि आपने इतना डिटेल में पढ़ा ही नहीं है, थोड़ा सा आप और पढ़ेंगे। बस आप ये भी याद रखिए कि जब डीएनए से कोई प्रोटीन बननी हुई होती है, जब डीएनए से आरएनए बनना होता है, तो उस वक्त आरएनए कहाँ से बनता है, वो जो डीएनए के अंदर कोड्स होते हैं, वही कोड्स इस्तेमाल करके आरएनए को बनाया जाता है। उन्हीं कोड्स को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये इनके अंदर जीन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। इन्हीं को ही हम लोग क्या बोलते हैं कि ये एक जीन प्रेजेंट है, ठीक है। In a cell which is not dividing, this DNA is present as part of chromatin material. अब यही बोल रहे हैं, यही जो मैंने आपको बताया ना कि एक से जिसमें कि अभी डीएनए जो कि डिवाइड नहीं कर रही है, कि मोस्टली अगर आप सेल के अंदर देखेंगे, अगर आप सेल के अंदर डीएनए को देखना चाहते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो है ज़्यादातर वो आपको क्रोमेटिन के ही मटेरियल में दिखेगा, आपको क्रोमोसोम के मटेरियल में, क्रोमोसोम की तरह आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम उसी वक्त बनते हैं, मतलब सेल बिल्कुल बहुत ज़्यादा कंडेंस उसी टाइम होते हैं जब सेल को डिवाइड करना होता है, क्योंकि इसका जो एक पार्ट है वो ऊपर जाएगा, यानी कि ये वाला पार्ट ऊपर जाता है, एक सेल में जाता है, दूसरा वाला पार्ट नीचे जाता है। तो क्रोमोसोम को जब डिवाइड करना होता है तो जब भी वो क्रोमोसोम की शेप में आता है, वरना मोस्टली जो है वो ऐसा थोड़ा सा हल्का सा, थोड़ा नहीं बल्कि क्रोमोसोम की तरह नहीं, बल्कि कम कंडेंस जो है, क्रोमोसोम से कम कंडेंस की, उसमें वो मोस्टली सेल में दिखता है। क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एज इंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो आपको इंटेंगल्ड यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में आपको दिखेंगे। कैसे दिखेंगे, एकदम डीएनए की तरह बिल्कुल खुले हुए से नहीं दिखेंगे, थोड़े से आपको जो है इंटेंगल यानी कि सुलझे हुए से आपको थोड़े से दिखेंगे, एकदम क्रोमोसोम की तरह कंडेंस भी नहीं दिखेंगे। Whenever the cell is about to divide, the chromatin material gets organized into chromosome. यही बात मैंने स्टार्टिंग में ही बताई आपको कि जब सेल को डिवाइड करना होता है तो यही क्रोमोसोम जो है, क्रोमेटिन मटेरियल, ये बिल्कुल और ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कंडेंस हो जाते हैं, एंड देन वो क्रोमोसोम बन जाते हैं।
आई होप समझ में आ गई होगी बात। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात थी, इस वजह से मैंने आपको टाइम लगा करके बात समझाई। कुछ बातें आपको नहीं समझ में आ रही होंगी, या आप जैसे जैसे आपका क्लास का लेवल हाई होगा, जब आप डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे कि एक डीएनए से इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसक्रिप्ट होती है, कैसे हम जो है एक प्रोटीन बनाते हैं, हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स बनते हैं वो एंजाइम्स के थ्रू कैसे बनते हैं, तो इसको फिर हम लोग जो है और जीन्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर जीन लेवल के बिल्कुल अंदर हम लोग और डीएनए के अंदर घुस जाएंगे, तब आपको जो है बातें समझ में आ जाएंगी। लेकिन आज जो मैंने जितनी बातें बताई वो आपको आई होप समझ में आ गई होंगी। फिर आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है समझ में आई या फिर नहीं आई। नाउ आगे चलते हैं हम लोग। द न्यूक्लियस प्ले अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स टू न्यू सेल। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रल रोल कैसे प्ले करता है। तो जो न्यूक्लियस, देखिए जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, यू नो डीएनए है, डीएनए के अंदर ही इंफॉर्मेशन है ना। तो देखिए जब वो हम सेल को डिवाइड करना होता है, जब सेल को डिवाइड करना होता है तो उस टाइम हम कुछ फेजेस बनाते हैं। कैसे बनाते हैं फेज, कि भाई जब देखिए सेल का डिवीज़न और सेल का रिप्रोडक्शन बात एक ही है ना भाई। सेल को देखिए आप एक बात समझिए कि एक सेल है, एक कोई सेल है, इस सेल को जो है रिप्रोडक्शन करना है, यानी कि रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि अपने जैसी नई सेल बनानी है ना, अपनी जैसी एक नई सेल बनानी है। तो वो सेल क्या करेगी, तो वो सेल जो है रिप्रोड्यूस करेगी। रिप्रोड्यूस का मतलब ये है कि वो क्या कर देगी, वो अपने आप से ही बीच में से थोड़ी सी बड़ी होगी, उसके अंदर ग्रोथ होगी, और ग्रोथ होकर के वो जो है क्या होगी, वो दो सेल में डिवाइड हो जाएगी। तो सेल का डिवीज़न और सेल का रिप्रोडक्शन एक ही बात हो गई। यानी कि सेल ने अपने रिप्रोडक्शन का बेसिक मीनिंग क्या, अब रिप्रोडक्शन चाहे एसेक्सुअल हो चाहे सेक्सुअल हो तो वो रिप्रोडक्शन ही ना। तो यहाँ पे जो सेल जो है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रही है। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस का मतलब ये है कि वो अपने आप को दो सेल में डिवाइड कर रही है। तो जब उसको दो सेल में डिवाइड करना होता है तो उस टाइम न्यूक्लियस जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस हिसाब से कि न्यूक्लियस के अंदर जो है कुछ फेजेस होते हैं, यानी सेल के जो है कुछ फेजेस होते हैं। उन फेजेस में जब सेल उन फेज में आती है तो उस फेज के बाद जो है मतलब उन फेजेस में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है और वहीं से ही सेल जो है वो डिवाइड कर जाती है। It is also play a crucial part along with the environment in determining the way cell will develop and what form it will exhibit at maturity by directing the chemical activities of the cell। अब यही बात बोल रहे हैं कि भाई जो न्यूक्लियस है ये इसके अलावा जब रिप्रोडक्शन करना होता है तो उस टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उस साथ साथ ये है कि जब सेल को डेवलप करना है या सेल को ग्रोथ करना है उस टाइम भी जो है आपको जितनी भी ये चीज़ें होती हैं ये सभी के सभी जो है न्यूक्लियस इनमें पार्टिसिपेट करता है, यानी कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, आई होप समझ में आ रही होंगी बातें। देखिए यहाँ पे एक आपको न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर भी दिखा रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर आप ये देख रहे हैं किस फॉर्म में आपको दिख रहा है, क्रोमोसोम के फॉर्म में। इसको थोड़ा सा हमने जूम किया तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे धागे दिखेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा कंडेंस हैं। फिर हमने उनको थोड़ा सा खोला, उन कंडेंस धागों को हमने खोला और खोलते, अच्छा हम ये इनको खोलते ही क्यों हैं, तो जब हमें इन डीएनए से जब हमें कोई इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, जब इनसे इन्फॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्ट करनी होती है तब हम इनको खोलते हैं। फिर हम इनको खोलते हैं तो ये देखिए और ज़्यादा हम जब इनको खोल रहे हैं तो यहाँ आपको न्यूक्लियोसोम दिख रहे हैं, है ना, ये बीच बीच में दिख रहे हैं यहाँ आपको। तो ये क्या होते हैं, यहाँ पे इनको देखिए तो यहाँ पे कुछ बीच में प्रोटीन्स दिखेंगे, ठीक है, ये प्रोटीन्स होते हैं। जब हम इनको और ज़्यादा खोलते हैं तो ये आप देखिए ये डीएनए का फॉर्म हो गया, ठीक है, ये डीएनए हो गए। ये डीएनए डबल हेलिक्स होते हैं, कुछ ऐसे ही दिखते हैं। तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ से ये पूरा कैसे डीएनए के फॉर्म में, तो यही डीएनए हो गया। इसको हमने डीएनए बोल दिया, ठीक है, इसको हमने बोल दिया क्रोमेटिन, ठीक है, और इसको हमने बोल दिया क्रोमोसोम, ठीक है। आई होप समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो ये देखिए जो ये बात है आपके थोड़ी सी समझ में नहीं आई है, इसे अगर अगर आप बोलेंगे तो ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूँगी। वैसे यहाँ पे आपके लिए कुछ बात नहीं थी, बस यहाँ पे जो आपको बात बतला दी मैंने ये आपके लिए इनफ है, ठीक है, काफ़ी है आपके लिए। नाउ ओके, हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग जो हैं इस बेस पे अब हम लोग न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। और सेल को हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। किस बेस पे डिवाइड करते हैं कि सेल के अंदर न्यूक्लियस है या फिर नहीं है। बेसिकली न्यूक्लियस की बात नहीं, न्यूक्लियस तो हो गई है ना। तो लेकिन चूंकि जो एक सिंगल सेल होती है, फॉर एग्जांपल हमने अमीबा के बारे में पढ़ा था, है ना, कि भाई एक अमीबा होता है, बिल्कुल सिंगल सेल होता है। अमीबा तो बेसिकली ऐसा नहीं होता है, जैसे कि भाई ये एक अमीबा
अमीबा सिंगल सेल है, बिल्कुल सिंगल सेल है, इसके अंदर और कोई ऑर्गेनाइजेशन है नहीं। अब ये सिंगल सेल है तो ये एक बिल्कुल सिंपल टाइप का सेल होगा। तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस जो है वो परफेक्टली न्यूक्लियस की तरह नहीं होता है कि भाई इस उस न्यूक्लियस के अंदर एक सेल मेम्ब्रेन भी हो, डबल लेयर मेम्ब्रेन भी हो, ठीक है, और उसके अंदर जो है और भी दूसरी चीज़ें न्यूक्लियोलस भी हों। तो ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, बल्कि जो इनका जेनेटिक मटेरियल तो होना ज़रूरी है। विदाउट जेनेटिक मटेरियल ये सेल जो है वो कुछ कर ही नहीं सकती हैं, है ना। तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इधर एक साइड पे, किसी एक साइड पे जो है यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है ना। बिल्कुल एक न्यूक्लियस की तरह नहीं होता है, बल्कि एक साइटोप्लाज्म की तरह ही होता है। तो हम लोग उनको जो है न्यूक्लियोइड का नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? सिंगल सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसको हम लोग न्यूक्लियोइड का नाम दे देते हैं। ओके। और जैसे अगर एक आप नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल की बात करें, जो एक नॉर्मल सेल जिसकी में अभी हम पूरी पूरे उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि भाई उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, तो उसके अंदर एक नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपको एक न्यूक्लियस दिखेगा। न्यूक्लियस के अराउंड आपको मेम्ब्रेन, डबल लेयर मेम्ब्रेन भी होती है, उसके अंदर डीएनए होता है। तो ऐसा ही जो है ये एक प्रॉपर जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसके अंदर ऐसा होता है। तो नाउ अब हम लोग जो है सेल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। किस बेस पे? कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और दूसरे जो ऑर्गेनल्स हैं जो कि सेल के अंदर मौजूद होते हैं, जो सेल को प्रॉपर गाइड करते हैं कि सेल को आगे क्या करना है। ये सेल के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी फंक्शंस होते हैं, या सेल को जो एक्टिविटी करती है, सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, मेटाबॉलिज्म हो गया, कैटाबॉलिज्म हो गया, है ना, एनाबॉलिज्म हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें जो जिन जिन ऑर्गेनल्स में होती हैं ये प्रॉपर प्रेजेंट है या नहीं है, इस बेस पे हम लोग जो है सेल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो हम लोग सेल्स को किस पार्ट में, किस बेस पे डिवाइड कर रहे हैं कि सेल के अंदर ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हैं या फिर नहीं है। तो इस पे हमने जो है सेल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो हो गया आपका प्रोकैरियोटिक सेल। कौन से सेल हो गए आपके? प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। और एक हो गए आपके यूकैरियोटिक सेल। अब इन ये जो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल है, ये तो हमारी लैंग्वेज नहीं है, ये यकीनन कोई ग्रीक या क्या कहते हैं, लैटिन लैंग्वेज होगी। तो अब इस वर्ड की अगर हम टर्मिनोलॉजी देखें तो इसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इस प्रोकैरियोटिक को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो प्रो और दूसरा हो गया आपका कैरियोन, ठीक है। तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव टाइप का। प्रिमिटिव मतलब जो पुराना है ना, ऐसे याद कर लीजिए। जो प्रिमिटिव है यानी कि जो पहला है, जो पुराना है। जाहिर है जब हमारी लाइफ आई थी, जब इस वर्ल्ड पे, है ना, इस पूरी दुनिया में, इस यूनिवर्स में जब लाइफ आई थी, तो लाइफ जो है वो एक सिंपल ही आई थी। यानी कि उस लाइफ के अंदर ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सेशन नहीं थी। सिंपल सिंपल सी लाइफ थी कि भाई एक जैसे सिंगल सेल अमीबा ही आया होगा सबसे पहले ही, जो कहते हैं ना कि पहले भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया, फिर उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया। तो पहले सिंपल सिंपल सी चीज़ें आई थी, फिर उसमें कॉम्प्लेक्सेशन बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और आज जो है एक यूकैरियोटिक सेल या एक पूरा एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, हम जैसे ह्यूमन बींग एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। पूरा हम लोग जो ह्यूमन बींग की पूरी बॉडी को पढ़ने के लिए कितने ज़्यादा साल लगाए जाते हैं, जैसे कि MBBS या डॉक्टर्स जो बनते हैं तो क्या करते हैं, वो पूरी हमारी बॉडी तो पढ़ते हैं ना पूरे। तो इसको बराबर ये नहीं, इतनी कॉम्प्लेक्स है कि हमें इसको जो है पूरा पढ़ने के लिए हमें इतने इतने ईयर लगाने पड़ते हैं। फिर हमें जा करके इनकी बॉडी के भी कुछ फंक्शंस को पता होता है, पूरी बॉडी के बारे में हमें पता लगता है। फिर भी हम बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, फिर भी हमें उनके बारे में नहीं मालूम है और उन पर रिसर्च चल रही है। तो ये वो सारी चीज़ें अलग बात हो गई ना। अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अभी हम लोग जो है इस प्रोकैरियोटिक वर्ड को हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट है आपका प्रो और दूसरा है कैरियोटिक। कैरियोन का मतलब होता है, प्रो का मतलब हो गया प्रिमिटिव यानी पुराना टाइप का। बिल्कुल पुराना का मतलब ये है कि सिंपल टाइप, है ना। पुराने का मतलब ये मत समझिएगा कि वो कॉम्प्लेक्स है, नो, बिल्कुल जो पुराना होगा तो मतलब ये है कि वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आप माइक्रोस्कोपी की बात कर ले, जब 1665 में रॉबर्ट हुक ने जो उनका सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप था, तो वो नॉर्मल माइक्रोस्कोप था जो आप अपने लैब में भी यूज़ करते हैं। लैब में तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी होते हैं, जो बिल्कुल नॉर्मल माइक्रोस्कोप होता है वो वाला था। फिर उसमें और डेवलपमेंट होती गई, और जो माइन्यूट चीज़ें होती हैं, जो नैनो लेवल की चीज़ें हैं, उनको देखने के लिए हमने और उसमें इम्प्रूवमेंट की, और कॉम्प्लेक्सेशन लाए, और हम लोग अंदर जा करके हमने जो है न्यूक्लियस की खोज की। तो प्रो का मतलब प्रिमिटिव हो गया, और कैरियन का मतलब हो गया न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस का मतलब जो कि न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लियस, तो यानी कि ऐसे सेल जिसमें कि प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस था,
यानी प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस का मतलब वैसा न्यूक्लियस जो एक, जैसे कि स्टार्टिंग में सेल आई थी सिंगल सेल बिल्कुल, तो उसमें जो न्यूक्लियस था वो प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं था, या उस सेल के अंदर प्रॉपर ऑर्गेनल्स नहीं थे। जैसे अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर जो है हमारी जो सेल होती हैं उस सेल के अंदर प्रॉपर ऑर्गेनल्स होते हैं। प्रॉपर ऑर्गेनल्स का मतलब उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसमें गोल्जी बॉडी होते हैं, उसमें साइटोप्लाज्म के अंदर गोल्जी बॉडी होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, लाइसोसोम्स होते हैं, तो बराबर ऑर्गेनल्स होते हैं, उसमें राइबोसोम्स होते हैं सेल के अंदर जो कि अलग अलग फंक्शंस करते हैं। तो ये जो प्रिमिटिव टाइप का जो न्यूक्लियस था इसके अंदर आपका ना तो न्यूक्लियस था, मतलब न्यूक्लियस नहीं था, बल्कि न्यूक्लियस के जो अंदर साइटो वो होता है डीएनए होता है या जेनेटिक मटेरियल होता है, वो एक सिंगल जगह पे ऐसे विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे एक जगह वो इकट्ठा होता है प्रिमिटिव टाइप के न्यूक्लियस में, या हम सिंगल सेल के एनिमल में बोल सकते हैं। और उस रीजन को हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोइड। ठीक है, उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, जहाँ पर कि ये जेनेटिक मटेरियल होता है। और इस जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें ऑर्गेनल्स नहीं होते, बल्कि बस जितनी भी इनको एक्टिविटीज़ करनी होती हैं या मेटाबॉलिज्म या सेल ग्रोथ जो भी करना होता है, ये सारा का सारा इनका साइटोप्लाज्म में ही होता रहता है। ओके, और नाउ अब यूकैरियोटिक की बात करें तो यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियोटिक का मतलब, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस हो गया, यानी कि ट्रू टाइप का न्यूक्लियस, वैसा न्यूक्लियस जिसमें कि आपको डबल लेयर सेल मेम्ब्रेन भी मिलेगी, डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मिलेगी, साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म तो इसमें भी होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनल्स होंगे, उन ऑर्गेनल्स के अंदर अलग अलग ऑर्गेनल्स में, लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, उसमें क्योंकि एनर्जी हमारी फॉर्म होती है, राइबोसोम से हम प्रोटीन बनाते हैं, इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन बनती है तो वहाँ से भी मैच्योर होती है ना, गोल्जी बॉडीज में अलग फंक्शंस होते हैं, और भी लाइसोसोम से हम लोग अलग अलग फंक्शंस करते हैं, प्लास्टिड्स होते हैं। तो ये जो यूकैरियोटिक टाइप के जो सेल होते हैं इनके अंदर जो जितने भी एक तो ये कॉम्प्लेक्स सेल होते हैं, और साथ साथ इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल कैसा होता है, बिल्कुल ट्रू टाइप का न्यूक्लियस होता है, यानी कि प्रॉपर जैसा न्यूक्लियस होना चाहिए, उसमें उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह सब कुछ होती है, उस न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि हमने सेल को जो है टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया, किसमें, किस बेस पे, कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं या फिर नहीं है, इस बेस पे हमने सेल को टू पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में जो है न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस नहीं बल्कि न्यूक्लियोइड बोलिए, क्या बोलेंगे आप, न्यूक्लियोइड। ये वर्ड ना आपका बड़े बड़े कॉम्पिटिशन वाले एग्जाम्स में भी आता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें जेनेटिक मटेरियल कहाँ प्रेजेंट होता है, तो हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड में प्रेजेंट होता है, यानी कि वो एरिया जहाँ पे कि जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है उस एरिया को हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर सेल मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, ना ही सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जितने भी इसके अंदर जो भी रिएक्शंस होते हैं वो सभी के सभी साइटोप्लाज्म में होते हैं। और यूकैरियोटिक में आपका प्रॉपर न्यूक्लियस होता है और अलग अलग यहाँ पे ऑर्गेनल्स होते हैं, और अलग अलग ऑर्गेनल्स में अलग अलग रिएक्शंस होते हैं जो कि बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। चलिए अब हम लोग इसको एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। नाउ अब एनसीईआरटी में हमारे क्या लिखा हुआ है, In some organism like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined due to the absence of a nuclear membrane. ठीक है, तो जो बैक्टीरिया हो गया, सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म हो गया, तो उसमें जो न्यूक्लियर रीजन होता है ना, वो आपका पोरली, या आप उसको ये कह सकते हैं कि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, वहाँ पे न्यूक्लियर रीजन जो है वो आपका वहाँ पे जो डीएनए तो होगा, जेनेटिक मटेरियल तो होना ज़रूरी है, विदाउट जेनेटिक मटेरियल के सेल की इन्फॉर्मेशन किधर स्टोर होगी, और सेल को जो भी काम करना होता है वो डीएनए से ही होता है, डीएनए ही कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। तो डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल तो होगा, लेकिन वो जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में ही होता है, वो प्रॉपर न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है। सच इज अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेन ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। तो हम ऐसे अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन को, यानी उस रीजन को जहाँ पे कि हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, वहाँ पे सिर्फ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, और इसको हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं। सच ऑर्गेनिज्म हुज सेल लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। प्रो का मतलब प्रिमिटिव या प्राइमरी, और कैरियोट या कैरियोन इसका मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोट बोलते हैं। प्रो का मतलब प्रिमिटिव टाइप का, बिल्कुल जो जब नया जब हमारी अर्थ पे जब हमारी लाइफ आई थी उस टाइम हमारे पहले सिंपल टाइप के ऑर्गेनिजम्स आए थे, फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म उनके अंदर घुसते चले गए, है ना, तो फिर जो है हमें नए टाइप के हमारे जैसे कि नई सेल हमारी यूकैरियोटिक सेल इनका निर्माण हुआ। तो प्रो का मतलब हो गया प्रिमिटिव टाइप का, मतलब पुराना टाइप का, प्राइमरी टाइप का, और कैरियन का मतलब जो है न्यूक्लियस। आई होप समझ में आ रहा होगा। ऑर्गेनिज्म विद
सेल हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है तो हम लोग उनको क्या बोलते हैं, यूकैरियोट। प्रोकैरियोटिक सेल आल्सो लैक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं चूँकि वो सिंगल टाइप की होती हैं, मतलब वो सिंपल टाइप की सेल होती हैं, तो उनके अंदर दूसरे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। आल्सो एक मिनट ज़रा यहाँ पे लग रहा है मुझे कुछ छोटा हुआ है। Also अच्छा, prokaryotic cell also lack most of the other cytoplasmic organisms present in eukaryotic cells। ठीक है, यहाँ पे ये जो लाइन है ये इधर से छूट गई है। तो जो जैसे कि बताया कि यूकैरियोटिक सेल में जो दूसरे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं वो आपके प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते हैं। एंड मेनी ऑफ द फंक्शंस ऑफ सच ऑर्गेनल्स आर आल्सो परफॉर्म्ड बाय पोorly organized पार्ट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म। सी सेक्शन 5 पॉइंट, यानी कि आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि जो जैसे कि भाई हमने यूकैरियोट्स में बताया कि यूकैरियोट्स में आपके साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, तो उनके उन ऑर्गेनल्स के अंदर रिएक्शंस होते हैं, तो रिएक्शन जो है वो आपके अलग अलग साइटोप्लाज्म के अंदर अलग अलग जगह पे वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं वो ऑर्गेनल्स, और उनके अंदर अलग अलग रिएक्शंस यानी कि फंक्शंस होते रहते हैं। The chlorophyll in photosynthetic prokaryotic bacteria is associated with membranous vesicle bag-like structure। तो अब भाई जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल तो हो गई, क्लोरोफिल उनको क्योंकि उनको क्लोरोफिल उनके अंदर प्रेजेंट होता है जस्ट बिकॉज उनको फोटोसिंथेटिक करना होता है, तो उनको एक वेसाइकल्स के अंदर बैग-लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर वो प्रेजेंट होते हैं, बट नॉट विद प्लास्टिक, लेकिन उनमें प्लास्टिक नहीं होते हैं जैसे कि यूकैरियोटिक सेल में होते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। आज मैंने छोटी सी वीडियो बनाई जस्ट बिकॉज कि आप जानते ही हैं कि आज क्या मसला हो गया मेरे साथ, है ना। और साइटोप्लाज्म वाला हम लोग इसको अगली वीडियो में जल्द ही कंक्लूड करेंगे। और यहाँ पे जो है आपको देखिए यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को यहाँ पे अलग से इन्होंने बताया है, इसे हम लोग अगली वीडियो में लेकर के चलेंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। ये देखिए मैंने आपको आज मुझे पढ़ाना था लेकिन आज लेट हो गया और मैं थोड़ा सा मेरे साथ इश्यूज़ भी चल रहा है, तो इसी वजह से मैं आपको रेगुलरली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। इंशाल्लाह मैं जल्दी ये इश्यूज़ अपने सॉल्व कर लूँगी और मुझे उम्मीद है जल्दी आपकी जो है अल्टरनेटिव डेज़ पे आपकी जो है वीडियोस आती रहेंगी। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। आई होप सारी बातें समझ में आ गई होंगी। एंड साथ साथ अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ साथ अपने दोस्तों को जो 7th क्लास में 8th क्लास में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। साइटोप्लाज्म को हम लोग कवर करेंगे एंड सेल ऑर्गेनल्स को हम लोग कवर करेंगे एंड हमारे साथ जो है फिर हमारा सेल डिवीज़न होगा लास्ट में, हमारा चैप्टर जो है एंड हो जाएगा। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा एंड खूब सारी पढ़ाई कीजिएगा।